गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो फंडामेंटल राइट में आज राइट फॉर द माइनॉरिटीज, अल्पसंख्यकों के अधिकार। राइट्स फॉर माइनॉरिटीज। राइट फॉर माइनॉरिटीज और अल्पसंख्यकों के अधिकार, ये बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट है कि अभी तक तो हमने माइनॉरिटी की बात क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अभी तक तो हमने जो फंडामेंटल राइट की बात देखी थी, ईदर इट इज़ फॉर द सिटीजन्स आर एलियंस, यानी फंडामेंटल राइट को हम डिवीज़न ही करते थे कि यार नागरिकों के लिए विदेशियों के लिए है। अब ये कौन सा फंडामेंटल राइट है जो अल्पसंख्यकों के लिए है? और सवाल है कि अल्पसंख्यक के क्यों? फंडामेंटल राइट तो इंडिविजुअल को मिलना चाहिए, लेकिन अब माइनॉरिटी है कौन? और इसमें आर्टिकल 29-30 को हम लेते हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट ये है, जब हम 29-30 की बात करते हैं तो जो आर्टिकल 29 में जो टर्म लिखा हुआ है, आर्टिकल 29 में जो बात लिखी गई है कि वो है एनी सेक्शंस ऑफ सिटीजन्स ऑफ इंडिया, भारत के किन्हीं भी भारत के नागरिकों के किन्हीं वर्ग को, एनी सेक्शंस ऑफ सिटीजन्स ऑफ इंडिया एनी सेक्शंस ऑफ सिटीजन्स ऑफ इंडिया, भारत के नागरिकों किन्हीं वर्गों को अपनी भाषा, लैंग्वेज, लिपि, स्क्रिप्ट, और कल्चर, संस्कृति, कल्चर की रक्षा का अधिकार होगा। तो आप देखोगे आर्टिकल 29 में देयर इज नो टर्म लाइक माइनॉरिटीज। आर्टिकल 29 में माइनॉरिटी शब्द का प्रयोग नहीं है। तो फिर आप कहोगे कि माइनॉरिटी के लिए क्यों बात की गई? फिर भी हम इसे माइनॉरिटी राइट्स में रखते हैं बिकॉज एनी सेक्शन ऑफ सिटीजन्स ऑफ इंडिया, भारत के नागरिकों के किन्हीं भी वर्ग को, यही बात देखोगे आप आर्टिकल 29 में, आपको ये बात दिख जाएगी कि any sections of citizens residing in territory of India or any part there having distinct language, script, culture, कि भारत के राज्य क्षेत्र या उसके भाग के निवासी नागरिकों को अपनी भाषा, लिपि, संस्कृति को बनाए रखने का अधिकार होगा। तो आर्टिकल 29 में टर्म माइनॉरिटी इज नॉट मेंशन, लेकिन जिन लोगों के लिए ये अधिकार मिला हुआ है फिर भी हम इसे माइनॉरिटी राइट्स क्यों कहते हैं? अब जरा देख लो, हिंदी हिंदी तो देश की ऑफिशियल लैंग्वेज है। अब जिस लैंग्वेज को गवर्नमेंट ही प्रोटेक्ट कर रही है उसको संरक्षण करने की आवश्यकता नहीं होती। तो बड़ा लॉजिकल होता है। इसलिए भारत की आधिकारिक भाषा क्या है? सरकारी भाषा, सरकारी कामकाज की भाषा। हमारे संविधान में राष्ट्रभाषा जैसी किसी शब्द का प्रयोग नहीं है। लेकिन अब कौन सी लैंग्वेज को प्रोटेक्ट करने की आवश्यकता पड़ेगी? तो स्वाभाविक रूप से पंजाबी, उर्दू, असमीज, बंगाली, जो कम लोग बोलते हैं। भाई सीधी सी बात है, आप दिल्ली में चले जाओ तो हर जगह, यहाँ तक कि उड़ीसा का, वंस आई वर ट्रेवलिंग इन ट्रेन, तो जब ट्रेन में मैं ट्रेवल कर रहा था तो वंस आई केम अक्रॉस ओडियन। ओडियन ने कहा कि आई फील वेरी प्रॉब्लमेटिक वाइल डूइंग बिजनेस इन दिल्ली। अब दिल्ली में आप आके देखो, जो कैपिटल है, तो कैपिटल में सभी को आना पड़ता है। एवरीबडी नोज द हिंदी। अगर आप हिंदी नहीं जानते तो प्रॉब्लम आ सकती है, और बाकी लैंग्वेज नहीं जानते प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो अब देखो, बंगाल में जाओ तो हिंदी लोग जानते हैं, उड़ीसा में चले जाओ हिंदी लोग जानते हैं। तो इसलिए आप देखोगे किस भाषा के प्रोटेक्शन का अधिकार नागरिकों को दिया गया है, वो उनकी भाषा होगी जो कहीं ना कहीं अल्पसंख्यकों की भाषा होगी। और वो ज़रा सोच के देखो, केवल लैंग्वेज नहीं, लैंग्वेज के लिखने का तरीका।
वो देवनागरी होगी, रोमन होगी, दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ कल्चरल राइट। को लैंग्वेज को हम लिखे कैसे। और तीसरी बात है कल्चर। तो आप देखोगे कि खान पान, पहनावे, त्यौहार, फेस्टिवल, फूडिंग, एवरी इंडिविजुअल कैन हैव ए चॉइस ऑफ एवरीथिंग। तो ये हमारे यहाँ कल्चरल राइट दे दिया गया, क्योंकि सच मानो बच्चों, अब जीवन का अधिकार, राइट टू लाइफ तो ठीक है, धार्मिक अधिकार भी ठीक है, बट वी आर पार्ट ऑफ सोसाइटी। कल्चर का इंपॉर्टेंस कितना होता है, इसलिए देखो दिल्ली में रहने वाले बच्चे अपने फेस्टिवल पे घर जाना चाहते हैं, कल्चर। तो अब भारत इतना डाइवर्स नेशन है कि जरा आप राजस्थान चले जाओ, वहाँ कल्चर अलग है, यानी डांस, फोक म्यूज़िक। आप बिहार चले जाओ, वहाँ कल्चर अलग है। नॉर्थ ईस्ट नागालैंड चले जाओ, वहाँ कल्चर अलग है। इंडिया इज़ कल्चरली वेरी डाइवर्स कंट्री, मतलब सच मानो इतना डाइवर्स कंट्री और कहीं है ही नहीं है। इसलिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के लोगों ने कहा, संविधान निर्माताओं ने कहा कि हमारे पास ये भी अधिकार होगा, क्योंकि सच मानो हमारे अंदर एक सोसाइटी रहती है और हम सोसाइटी में रहते हैं। विदाउट कल्चर वी कांट सर्वाइव। भाई बिना कल्चर के अब किसी बंगाली व्यक्ति कह दो कि वो पूजा, दुर्गा पूजा में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, ऐसा हो ही नहीं सकता। अब इंडियन जो अमेरिका में गए हैं वो भी छठ पूजा कर रहे हैं, दैट इज कल्चर। तो वी आर पार्ट ऑफ कल्चर टू, वी आर नॉट ओनली अ बायोलॉजिकल बॉडी। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट है। इसलिए और ख़ास तौर पर जो माइनॉरिटीज़ कम्युनिटी को ये प्रॉब्लम होती है, यहाँ पे किन्हीं वर्गों को जब अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति की रक्षा का दायित्व दिया गया, तो आप जानते हो मीडिया, टेलीविज़न हिंदी का ज़्यादा दिखता है। भाई जो मेजॉरिटी लैंग्वेज बोलने वाली है वो हिंदी है। तो ऐसा ना हो कि माइनॉरिटी लैंग्वेज, उनका कल्चर ख़त्म हो जाए। तो वो सब अपने बना सकते हैं और फिर उसके लिए एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन भी इस्टेब्लिश कर सकते हैं। इसलिए आप देखो दिल्ली में गुजरातियों के स्कूल अलग हैं, दैट इज आर्टिकल 29। दिल्ली में तमिल वालों ने अलग स्कूल बना रखा है, यानी तमिल बच्चों के लिए अलग स्कूल है, गुजराती बच्चों के अलग स्कूल है। क्यों? क्योंकि जो गुजराती बच्चा जिस स्कूल में जाएगा उसमें गुजराती लैंग्वेज वो पढ़ाएंगे, दैट इज आवर कल्चरल फंडामेंटल राइट। जो बच्चा तमिलियन स्कूल में जाएगा उसमें तमिल लैंग्वेज पढ़ाई जाएगी, एक्सेप्ट फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड सोशल साइंसेस। ये बहुत बड़ी बात है। तो हमारे यहाँ कल्चरल राइट की बात आर्टिकल 29 में है। यहाँ पे अल्पसंख्यक की बात नहीं कि लॉजिकली ये अल्पसंख्यक के लिए ही इसकी आवश्यकता पड़ती है। और कल्चरल राइट की बात अब तक महसूस करोगे, जैसे अभी तो न्यूयॉर्क के स्कूल में भी कह दी गई है कि दीपावली के दिन छुट्टी होगी। लेकिन कल्चरल राइट आप महसूस कब करो, जब आप अमेरिका जाओ, यूरोप जाओ, दीपावली के दिन आपको लगेगा, क्योंकि वहाँ हर जगह क्रिसमस क्रिसमस, तो आपको लगेगा यार यहाँ दशहरा के दिन छुट्टी नहीं है, दीपावली के दिन कोई छुट्टी ही नहीं है। देयरफॉर कल्चरल राइट्स आर इक्वली इंपॉर्टेंट फॉर लिविंग अ लाइफ विद डिग्निटी। गरिमा में जीवन के लिए अपने कल्चर के साथ रहना, वो तो हमें आनंद देता है। दूसरी बात, आर्टिकल 30 में अल्पसंख्यक शब्द का प्रयोग किया गया है। आर्टिकल 30 में किया गया है माइनॉरिटीज। आर्टिकल 30 में अल्पसंख्यक शब्द का प्रयोग किया गया है। अल्पसंख्यक चाहे वो भाषाई हो या धार्मिक, माइनॉरिटीज। वेदर इट इज लिंग्विस्टिक, भाषाई हो या धार्मिक, वेदर इट इज लिंग्विस्टिक और रिलीजियस। अब आप देखोगे ये आर्टिकल 30 में द टर्म माइनॉरिटी इज यूज्ड, देयर इज यूज ऑफ माइनॉरिटी, बट लेकिन अब देखो बड़ी ज़्यादा देखो, अब सवाल ये है कि माइनॉरिटी को डिफाइन नहीं किया गया है, दैट इज़ वेरी लॉजिकल। अच्छा, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में किसी भी चीज़ को डिफाइन नहीं किया गया है, दैट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ कोर्ट एंड पार्लियामेंट्री लॉ। डिफाइन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं किया गया किसी चीज़ को, तो लेकिन लिख दिया गया माइनॉरिटीज़ बेस्ड ऑन लैंग्वेज। तो लैंग्वेज के बेस पे कौन सी माइनॉरिटीज़ हैं, जैसे अब देखोगे माइनॉरिटीज़ अब स्वाभाविक रूप में लैंग्वेज के बेस पे कौन है, पंजाबी, तमिल, ओरिया, तेलुगु, लैंग्वेज के बेस पे माइनॉरिटी है। रिलीजन की बेस पे माइनॉरिटी कौन है, तो मुस्लिम, मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध, बौद्ध, जैन, पारसी,
ये रिलीजियस माइनॉरिटीज़ हैं। और लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ क्या हैं? इसका मतलब है कि असमी, बंगाली, तमिल, उड़िया, तेलुगु, दैट इज एग्जाम्पल। अल्पसंख्यक यानी बड़े इंटरेस्टिंग बात है। अब जो इसी बात पर डिस्प्यूट हुआ, इट मीन्स आवर कॉन्स्टिट्यूशन क्लासीफाई ओनली टू टाइप्स ऑफ माइनॉरिटीज़। लेकिन ये बात बहुत इंटरेस्टिंग इसलिए इंडिया में है, विवाद का विषय इसलिए बन गया, अभी सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन पड़ी हुई है कि हम ये कैसे तय करें कि हु इज़ अ माइनॉरिटी। हम कैसे तय करें आखिर माइनॉरिटी कौन है? अब इसमें कोर्ट के डिसीजन आए, क्योंकि प्रॉब्लम ये होती है, आप कहोगे सर चलो ठीक, यहाँ तो माइनॉरिटी शब्द लिखा नहीं गया है, फिर भी जो कल्चर की बात की गई है और माइनॉरिटी के लिए ही इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि किसी भी देश में माइनॉरिटी कल्चर नहीं दिखती। दशहरा, दीपावली, छठ आपको दिख जाएगा। हो सकता है आप गुरुपूरब ना दिखे, गुरु नानक देव की जयंती ना दिखे, तो कम लोग मनाते हैं। तो जहाँ भाई संख्या का तो नंबर का फर्क होता ही है, इसीलिए अब हमारे 30 में लिख दिया गया है टू टाइप्स ऑफ माइनॉरिटीज। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि अब आप कैसे, आप कहोगे सर ये बताओ कैसे माइनॉरिटीज आप डिफाइन कर रहे हो? कश्मीर में मुस्लिम सर मेजोरिटी इन कश्मीर, क्रिश्चियन सर मेजोरिटी नागालैंड। तो आप कह रहे हो कि मुस्लिम, क्रिश्चियन, ये ईसाई हैं, सिख हैं, बौद्ध है, जैन, पारसी हैं, ये तो सब माइनॉरिटीज़ हैं। तो माइनॉरिटीज़ का क्राइटेरिया क्या है? माइनॉरिटीज़ को कैसे क्लेसिफाई किया जाए? क्या इसके लिए नंबर जरूरी है? क्या इसके लिए स्टेट जरूरी है? ऑल इंडिया क्राइटेरिया है? इसी बात पे बड़ा डिस्प्यूट हुआ। और दूसरी बात है कि वाई राइट्स फॉर माइनॉरिटीज़, इसलिए तो कई बार ये आरोप लगता है, ऐसा तो नहीं कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के लोग अपीजमेंट कर रहे थे, तुष्टीकरण कर रहे थे। तुष्टीकरण या अपीजमेंट का मतलब है कि माइनॉरिटीज़ को एक तरीके से अवॉइड करना, मतलब सॉरी, माइनॉरिटीज़ को कुछ वेलफेयर देना, कुछ सुविधा देना। तो अच्छा, किसी बच्चे ने पूछा सर जी आप आर्टिकल छोड़ रहे हैं क्या? अरे मेरे बच्चे, आर्टिकल ही तो बता रहा हूँ। आर्टिकल का आपको मर्म पढ़ना है ना, एज इट इज़ थोड़े। मैंने आर्टिकल आपको बता दिया, देखो हमें आर्टिकल क्या है, आर्टिकल 30 है, 29 है, 30 है, ये सारी बात लिखी गई है। अब सवाल है कि हम लिखी गई बात को ही रिपीट करने से क्या फ़ायदा है? उसका जो इसेंस है वो हमें बताना है। इसे वी आर डीलिंग विद 29 30, तो मैं आर्टिकल तो बता ही रहा हूँ। और मैंने बार बार कहा है, आर्टिकल आर्टिकल देखने का मतलब है, देखो एक तरीके से हम अगर पूछें कि आप कौन हो, तो आपको होगा मैं स्केल्टन हूँ। अरे भाई, कार का इंजन देखो, कार के टायर देखने से कोई फर्क थोड़ी पड़ता। टायर, आर्टिकल्स आर जस्ट लाइक नंबर। अरे दोस्तों, जीवन, अब किसी से पूछो आप कौन है, तो आप कह दो मैं 22 साल का एक युवा व्यक्ति हूँ। भाई नंबर, एज इज जस्ट नंबर, आर्टिकल इज जस्ट नंबर। डोंट फॉरगेट, डोंट कंसंट्रेट अबाउट द आर्टिकल, कंसंट्रेट अबाउट द आइडियाज। इसलिए अब देखो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आइडियाज है, लिबरलिज्म, सोशलिज्म, आइडियाज है। इसीलिए अब किसी बच्चे को सर हिंदू धर्म नहीं है क्या? अरे मेरे बच्चे, मैं अल्पसंख्यकों की बात कर रहा हूँ, हिंदू अल्पसंख्यक धर्म नहीं है। अब ये तो डिस्प्यूट का पार्ट है। आप कहोगे सर है, कश्मीर में है, नागालैंड में है, मिजोरम में है, आप कह रहे हो कि हिंदू नहीं है। अब जरा देखो, अब स्वाभाविक रूप में किस तरीके से डिस्प्यूट बन रहा है। अब ये पूरा है तो कॉन्स्टिट्यूशन लिखी गई, सिंपल सी बात है 29 30 में। अब डिस्प्यूट क्यों हो रहा है? डिस्प्यूट ये हो रहा है, पहला, वाई वाई राइट्स फॉर माइनॉरिटीज, अल्पसंख्यकों को ही अधिकार क्यों? वाई नॉट एवरीबडी? ऐसा नहीं कि अल्पसंख्यकों को हम खुश करना चाहते हैं। वाई राइट्स फॉर माइनॉरिटीज ओनली? कई लोगों ने कहा ऐसा तो नहीं कि हम अल्पसंख्यक को खुश करना चाहते थे, किसी कहते पॉलिसी ऑफ अपीजमेंट, ऐसा है। देखो दोस्तों, वाई राइट्स फॉर माइनॉरिटीज, इसका सिंपल सा रीजन है। आप जानते हो कि राइट्स को कौन इंक्रोच करता है? स्टेट। अगर देखो हमारे यहाँ संसद में, इन पार्लियामेंट, पार्लियामेंट में किसका मेजोरिटी है? पार्लियामेंट में मेजोरिटी जिस धर्म का है वो तो हिंदू धर्मावलंबी है। सरकार में, एग्जीक्यूटिव में, सरकार में, सरकार का मतलब है कि पीएम, सीएम एंड डीएम।
तो सारे स्टेट के सीएम को देख लो, मोस्टली तो हिंदूज ही हैं ना। अब आप जरा सोच के देखो, सरकार में भी, सरकार में कौन है, गवर्नमेंट में कौन है, पार्लियामेंट में कौन है, तो दे आर ऑब्वियसली फॉलोअर फॉर वन पर्टिकुलर रिलीजन, दैट इज हिंदू। इसलिए आप देखोगे अब सरकार में स्वाभाविक रूप में अगर एक पर्टिकुलर रिलीजन के लोग ज़्यादा है तो पार्लियामेंट लॉ बनाएगी, तो पार्लियामेंट लॉ बनाएगी तो हो सकता है कल के लिए हिंदू को प्रेफर कर दे। इसलिए हमारे पास माइनॉरिटी राइट्स बनाया गया है। अगर माइनॉरिटी राइट्स ना होता तो क्या होता है, ऐसे आप सोचो, तो हमारे फिर दिल्ली में स्कूल केवल, तो हम केवल हिंदी में उनको एजुकेशन देते, वही बंगाली, वही तमिलियन। बल्कि आज भी तो आप देखोगे जितने केंद्रीय विद्यालय हैं, जितने नवोदय विद्यालय है, उसमें तो रीजनल लैंग्वेज के बजाय हिंदी को प्रेफर किया जाता है। और जरा और हमारे भारत में जाके देखो, अभी तमिलनाडु में क्या हुआ था, एक हमने दही के पैकेट पे कर्ड पे क्या लिख दिया था, अभी तक वहाँ कर्ड लिखा जाता था, इंग्लिश में दही को लिखा जाता था। और जरा सोचो, उसको हमने दही लिख दिया, इस बात पर उन्होंने बड़ा हंगामा खड़ा किया। और लैंग्वेज का इशू इतना बड़ा इशू था, जब इंडिया आज़ाद हुआ सबसे बड़ा इशू लैंग्वेज का था। आप देखो, वंस इंडिया गॉट द कम्युनल पार्टीशन, भारत का एक बार किसी बच्चे ने पूछा, सर हाउ कैन वी गेट द इंग्लिश PDF और बुक, डोंट वरी माय डियर फ्रेंड, you might get a PDF version very soon, you will get it soon, don't worry about that, we will provide you everyone। तो यही बात, अगर मान लो कि अगर हमारे पास कल गवर्नमेंट होती, गवर्नमेंट ही अगर इंस्टीट्यूशन चलाती, तो सच मानो ओनली हिंदी वुड हैव बीन द सोल ऑफिशियल लैंग्वेज। लेकिन हमारे यहाँ डाइवर्सिटी इतनी ज़्यादा थी, इसीलिए हमारे फंडामेंटल पार्ट रखा गया कि कल के लिए अगर गवर्नमेंट भी चाहे कि वो केवल एक ही कल्चर थोप दे, एक ही लैंग्वेज थोप दे, नहीं कर सकती। और जब देश आज़ाद हुआ था तो सोचो, लैंग्वेज का इशू बड़ा इशू था, क्योंकि हिंदी वाले कहते थे, जो संविधान सभा में हिंदी स्पीकर थे, हिंदी हिंदू हिंदुस्तान। तमिलनाडु सभा जाती थी, हिंदी नेवर इंग्लिश एवर, जोड़ा डिस्प्यूट है। और बल्कि हिंदी स्पीकर थे और संविधान सभा में खड़े हुए उन्होंने कहा हमारे देश में हिंदी ऑफिशियल लैंग्वेज होनी चाहिए। वन पर्सन फ्रॉम साउथ इंडिया ही सेड दैट वाई हिंदी, हिंदी ही क्यों होनी चाहिए। तो उन्होंने जवाब दिया कि देखो, हमारे यहाँ नेशनल बर्ड कौन सा है, पीकॉक, पीकॉक इज ए नेशनल बर्ड, लेकिन नंबर से कम है। तो हिंदी को इसलिए आप ऑफिशियल लैंग्वेज बनाओगे क्योंकि हिंदी बोलने वाले लोग ज़्यादा है, दैट इज़ नॉट लॉजिकल। अगर नंबर के आधार पे आप किसी को ऑफिशियल लैंग्वेज बनाओगे तो हमारा नेशनल बर्ड कौन होना चाहिए, क्रो होना चाहिए, कौआ। देयर मोर क्रो इन कंपैरिजन टू पीकॉक। तो बड़ा हीटेड डिबेट हुआ। इसलिए दोस्तों, कभी भी अब देखो, मेजॉरिटी अगर मान लो मेजॉरिटी माइनॉरिटी दबाओगे तो क्या होगा, वो श्रीलंका जैसी कंडीशन आएगी, श्रीलंका जैसी कंडीशन आ जाएगी जहाँ पे जानबूझ के सिंघलाज ने तमिलियन को दबाने का प्रयास किया। और सोचो, जब लैंग्वेज का इशू बड़ा ज़्यादा था, अभी भी लैंग्वेज का इशू भारत में रहता है बार बार, क्योंकि तमिलियन का आरोप है कि हिंदी को प्रमोट करती है गवर्नमेंट। तो 1963 में एक मूवी बनी थी एक दूजे के लिए, बड़ी सुपर डुपर हिट मूवी थी, कमाल हसन उसके एक्टर थे। और उस मूवी में जो एक्ट्रेस थी वो हिंदी स्पीकर थी, एक्टर था तमिलियन था, दोनों एक दूसरे की लैंग्वेज नहीं जानते थे, लेकिन इसके बावजूद नॉन वर्बल लैंग्वेज तो जानते थे। तो बड़ी सुपर डुपर हिट मूवी रही। और आप देखो, ये लैंग्वेज का इशू था, तो लैंग्वेज का इशू बड़ा इंपॉर्टेंट बन गया था भारत की आज़ादी के बाद। और आप जरा सोच के देखो, पूरे यूरोप में छोटे छोटे राज्य बन गए लैंग्वेज के कारण। फ्रांस में केवल फ्रेंच लैंग्वेज है, जर्मनी में केवल जर्मन लैंग्वेज है, और हमारे देश में इवन देयर इज ए 22 लैंग्वेजेस इन 8 शेड्यूल। 8वें सूची में सोचो 22 भाषाएं हैं, कितनी बड़ी बात है। क्योंकि हमने रिकन्सिलेशन किया, लैंग्वेज का बहुत बड़ा इशू था। और इस लैंग्वेज के इशू को हम कैसे सॉल्व करते, फॉर ग्रांटिंग राइट्स फॉर माइनॉरिटीज। तो हमने सारे अल्पसंख्यकों को भरोसा दिया कि सरकार मेजॉरिटी में भी होगी तो भी आपकी लैंग्वेज को नहीं हटा सकती, क्योंकि फंडामेंटल राइट इज अवेलेबल अगेंस्ट स्टेट, यू कांट फॉरगेट द फैक्ट। हमारा मूल अधिकार तो अल्पसंख्यकों के हमारा मूल अधिकार तो राज्य के खिलाफ मिलता है। अब राज्य के खिलाफ मूल अधिकार मिल रहा है तो स्वाभाविक रूप में सरकार चाह ले, पार्लियामेंट चाह ले,
आपके राइट्स को सप्रेस नहीं कर सकती, आपके राइट्स को हटा ही नहीं सकती। इसीलिए हमने ये अधिकार दिया। जैसा कि श्रीलंका में हो गया, तमिलों के साथ डिस्क्रिमिनेशन हुआ, हमारे यहाँ ऐसा कभी नहीं हुआ। नहीं, जरा सोच के देखो, हिंदी इतनी बड़ी संख्या में बोलने वाले लोग थे, उसके बाद भी हमने बाकी लोगों की बात मान ली। तो दिस इज रीजन व्हाई आवर कॉन्स्टिट्यूशन गिव राइट फॉर माइनॉरिटीज, ये ऐसा दिया। और आप सच मानो, देखो राइट फॉर माइनॉरिटीज क्यों दिया? क्योंकि हमेशा समाज में जो होता है, सोसाइटी सोसाइटी ऑलवेज रिकॉग्नाइज द कल्चर ऑफ मेजोरिटी। सोसाइटी तो कल्चर, मेजोरिटी के कल्चर को रिकॉग्नाइज करती है। इसलिए अल्पसंख्यक भी अपने कल्चर को दबा पाए, क्योंकि डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है? सर्वसमावेशी लोकतंत्र, इंक्लूसिव डेमोक्रेसी, सबका साथ सबका विकास, यही तो है इंक्लूसिव डेमोक्रेसी। ये सर्वसमावेशी लोकतंत्र है, इंक्लूसिव डेमोक्रेसी है। इसलिए सच मानो, व्हाट इज द बेस्ट डिफिनेशन ऑफ अ डेमोक्रेसी? और इसलिए हमारे जो फंडामेंटल राइट है वो मेजोरिटी को ही नहीं मिलता, वो सबको मिलता है, एवरी इंडिविजुअल। तो फिर आप कहोगे माइनॉरिटी की बात क्यों कर दी हमने? माइनॉरिटी की बात इसलिए कर दी कि नॉर्मली क्या होता है, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में जो कम्युनिटी मेजोरिटी में होता है वही गवर्नमेंट में आता है, वही पार्लियामेंट में आएगा। तो जो लोग मेजोरिटी में हैं वो माइनॉरिटी के राइट्स को वायलेशन कर देंगे, फिर किस बात की लिबर्टी, किस बात की इक्वलिटी? और यही डेमोक्रेसी की सबसे बड़ी ब्यूटी है, जो मैंने पहले भी आपको बता रखा है। अदरवाइज जितने डिक्टेटर वाले देश हैं, आप पाकिस्तान में देख लो। पाकिस्तान में पहले माइनॉरिटी, जब पाकिस्तान बना तो उसमें माइनॉरिटीज़ की जो नंबर थे वो 16% थे, आज 1% से नीचे आ गए। बांग्लादेश में कमोबेश कंडीशन यही है, ईरान में कंडीशन यही है, अफगानिस्तान में कंडीशन यही है। यानी जहाँ जहाँ डिक्टेटर के शासन रहे, जहाँ जहाँ रिलीजियस या थियोक्रेटिक स्टेट रहा, वहाँ तो माइनॉरिटीज़ डिसअपियर हो गए। और हमारे यहाँ तो माइनॉरिटी की संख्या बढ़ी, जरा सोचो, हमारे तो माइनॉरिटी की संख्या बढ़ गई, इसलिए माइनॉरिटी राइट्स दिया गया। लेकिन अब प्रॉब्लम है कि माइनॉरिटी को डिफाइन कैसे किया जाए, लेकिन क्योंकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन माइनॉरिटी को डिफाइन नहीं करता, बस माइनॉरिटी दिखा देता है। अच्छा, किसी ने कहा कि थोड़ा सा और मैं बड़ा लिख दूंगा, आवर कॉन्स्टिट्यूशन नॉट डिफाइनिंग माइनॉरिटी। तो इसका मतलब कैसे तय किया जाए? तो पहली बात ये कही गई, नाउ वी कैन गेट हेल्प ऑफ सुप्रीम कोर्ट। और सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन क्या है? टीएमए पाई फाउंडेशन। टीएमए पाई फाउंडेशन एक लैंडमार्क केस है माइनॉरिटी के मामले में। टीएमए पाई फाउंडेशन केस में जो सिक्किम मणिपाल, जो पूरा ब्रांचेज हैं मणिपाल यूनिवर्सिटी के पूरे मामले हैं, तो टीएमए पाई फाउंडेशन केस में कहा गया कि हाउ वी कैन डिटरमाइन अबाउट माइनॉरिटीज, अल्पसंख्यक हैं कौन। तो हमारे यहाँ बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो अल्पसंख्यक को क्राइटेरिया, अल्पसंख्यकों को निर्धारित करने का दो तरीका है, ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, हाउ वी कैन डिफाइन माइनॉरिटीज। तो जो टीएमए पाई फाउंडेशन ने कहा कि धार्मिक अल्पसंख्यकों का निर्धारण अखिल भारतीय स्तर पर होता है, ऑल इंडिया बेसिस पे होता है। इसका सीधा मतलब है कि रिलीजियस माइनॉरिटीज का डिसीजन स्टेट बेसिस पे नहीं होता। तो धार्मिक जो अल्पसंख्यक हैं उसका निर्धारण राज्य के आधार पर नहीं होता, इट इज नॉट डिटरमाइन ऑन द बेसिस ऑफ स्टेट। अब इसीलिए आपने लिखा होगा, इस अगर ये आधार ले लिया है हिंदू, पूरे इंडिया में तो हिंदू मेजोरिटी में है, ऑलमोस्ट 80% पॉपुलेशन हिंदूज की है। इसलिए आप ये मत पूछो कि कश्मीर में क्या है, नागालैंड में क्या है। और कई बात, ये बात आप विवाद पैदा कर सकते हैं, लेकिन अगर देखो पार्लियामेंट में हिंदू मेजोरिटी में है, तो हर स्टेट स्टेट करोगे तो फिर कल के लिए पूछोगे कि फिर डिस्ट्रिक्ट में क्या है बताओ। तो पहला डिस्प्यूट ये है कि जब माइनॉरिटीज को डिफाइन धार्मिक रूप में ऑल इंडिया बेसिस पे कर रहे हो, लेकिन भाषाई रूप में ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज, रिलीजियस बेस पे तो आप ऑल इंडिया मान रहे हो, लेकिन ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज
लैंग्वेज में हमने अल्पसंख्यक को राज्य के आधार पर माना है, ऑन द बेसिस ऑफ स्टेट, मतलब स्टेट वाइज माना है हमने। अब देखो ये थोड़ा डिस्क्रिपेंसी है, और दैट इज डन अकॉर्डिंग टू डिसीजन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया कि भाई माइनॉरिटीज क्या है, यानी जो धार्मिक रूप में हिंदू हर जगह बहुमत में होगा, लेकिन हिंदी भाषी हर जगह बहुमत में नहीं होगा। हिंदी भाषी हर जगह बहुमत में नहीं होगा। इसका मतलब भाषा का निर्धारण राज्य के हिसाब से किया जाए। इसका मतलब यह है कि पंजाब में हिंदी भाषी अल्पसंख्यक है, नागालैंड में हिंदी भाषी अल्पसंख्यक है, कश्मीर में हिंदी भाषी अल्पसंख्यक है, लैंग्वेज के बेस पे। लेकिन रिलीजन के बेस पे हिंदू पूरे इंडिया में मेजॉरिटी में है, तो राज्य के बेसिस पे सवाल किया ही ना जाए। तो अभी तो सुप्रीम कोर्ट में ये एक पिटीशन डाली गई है PIL, ऐसा कैसे हो रहा है कि जब हम लैंग्वेज यानी स्टेट लैंग्वेज लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ को स्टेट के बेस पे कर रहे हैं, तो रिलीजियस माइनॉरिटीज़ ऑल इंडिया बेस पे क्यों कर रहे हैं। लेकिन सच मानो ये सब पॉलिटिकल झगड़े हैं, ऐसे झगड़ों में हमें नहीं पढ़ना चाहिए, मैं पहले बता दिया। कि भाई कल के लिए नागालैंड ये कह दे कि भाई हम पार्लियामेंट कानून नहीं मानेंगे, इनका क्या लिख रहे, मतलब ये अल्पसंख्यक हम लिख क्या रहे हैं, अल्पसंख्यक का आधार क्या है, धार्मिक रूप में अल्पसंख्यक कैसे परिभाषित होगा, अखिल भारतीय रूप में। भाषा के रूप में अल्पसंख्यक कैसे निर्धारित होगा, राज्य के आधार पर। यानी रिलीजन के आधार पर अल्पसंख्यक को निर्धारित करने का अधिकार राज्य नहीं होता। तो यूपी का अल्पसंख्यक नहीं है धार्मिक रूप में। आप पूछोगे यूपी के धार्मिक रूप में माइनॉरिटी कौन है, कोई नहीं है। यानी हर जगह माइनॉरिटीज मुस्लिम होंगे, सिख होंगे, ईसाई होंगे। अब आप कहोगे सर कश्मीर में भी इसका मतलब है मेजॉरिटी हिंदू होगा, तो हम कहेंगे भाई कश्मीर को बेस लो ही मत, ऑल इंडिया को बेस लो। और किसी ने पूछा सर समावेशी में क्या निहित है, अरे सबका समावेश हो जाए, इंक्लूसिव, सब एक साथ हो जाए। जैसे देखो इंडियन क्रिकेट टीम क्या है, समावेशी है, भारत के हर पार्ट से। श्रेयस अय्यर भी है, तो कुलदीप यादव भी है, पंजाब से शुभमन गिल भी है, महाराष्ट्र से रोहित शर्मा भी है, दिल्ली से विराट कोहली भी है। देश सर्वसमावेशी, यही तो क्रिकेट टीम है। मंत्रिमंडल देखो, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर सर्वसमावेशी, हर पार्ट से है। तो ये बात पहला डिबेट है। अल्पसंख्यक चूंकि हमारे संविधान में डिफाइंड है नहीं, न संविधान में डिफाइंड है, न किसी लॉ में, न किसी लॉ में है, न कॉन्स्टिट्यूशन में है, न किसी लॉ में है। अच्छा किसी बच्चे साउथ इंडियन लोग इंग्लिश ले क्यों उड़ते हैं, अरे बच्चों देखो लैंग्वेज क्या होता है, कल्चर का मामला है, कल्चर का मामला है। दूसरी बात है अगर आज को मान लो, अगर आज को मान लो कि हम इंग्लिश को साउथ इंडियन के लोग कहें भाई हिंदी हम मान लेंगे, तो आप जानते हो कि UPSC एग्जाम केवल हिंदी में होगा, और केवल हिंदी में होगा तो उन्हें फिर क्या करना पड़ेगा, हिंदी क्वालिफाई करना पड़ेगा, उनके लिए इम्पॉसिबल हो जाएगा। तो लैंग्वेज का मामला केवल कल्चर का मामला नहीं है। आप कहोगे सर ये बताओ, वो तो तमिलियन की मांग करना चाहिए, वो इंग्लिश की मांग क्यों करते हैं, आपके सवाल ये होंगे। तो बच्चों में सीधी सी बात है, तमिलियन की बात तो रीजनल लैंग्वेज ही है, क्योंकि हमारे संविधान में ये बात लिख दी गई कि हिंदी शैल बी सोल ऑफिशियल लैंग्वेज, हिंदी एक मात्राधिकारी भाषा होगी, लेकिन 15 साल के लिए इंग्लिश कंटिन्यूस एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज होगी। इसलिए इंग्लिश की बात की गई, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन इंग्लिश को लागू कर रहा है, तमिल को नहीं कर रहा है। तमिल तो स्टेट में हो सकती है। इसका मतलब है फिर प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है, अल्प इसी बात को लिखने का दूसरा तरीका ये है कि प्रॉब्लम क्या रही है, पहला कि संविधान अल्पसंख्यक को परिभाषित नहीं करता, कॉन्स्टिट्यूशन डजंट डिफाइन व्हाट इज माइनॉरिटी। अल्पसंख्यक के दो प्रकार बताता है, संविधान अल्पसंख्यक को परिभाषित नहीं करता। बड़े आराम से, बड़े ध्यान से सुनने की आवश्यकता है। Constitution doesn't define minority, it is only saying that there is two types of minority। अल्पसंख्यक को परिभाषित नहीं करता, पहली बात। कोई विधि भी नहीं करती, जैसे कि हमारे यहाँ माइनॉरिटीज एक्ट 1992 में बना, हमारे यहाँ तो अल्पसंख्यक
अब तो अल्पसंख्यक मंत्रालय भी है। तो माइनॉरिटी एक्ट अल्पसंख्यक अधिनियम बना 1992 में, जिसके अनुसार अल्पसंख्यक कौन है? तो जितने गैर हिंदू हैं सब अल्पसंख्यक हैं, ऐसे आप समझ लो। एवरी नॉन हिंदू इज अ माइनॉरिटी। तो सब, अब यही डिस्प्यूट चल रहा है। फिर मांग क्या हो रही है कि राज्य के आधार पर धार्मिक अल्पसंख्यकों को पुनर्परिभाषित किया जाए। राज्य के आधार पर धार्मिक अल्पसंख्यक होने चाहिए। रिलीजियस माइनॉरिटीज शुड बी आइडेंटिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ स्टेट। धार्मिक अल्पसंख्यकों को राज्य के आधार पर निर्धारित किया जाए, ऐसे में होने चाहिए। तो ये डिस्प्यूट चल रहा है, लेकिन फिर प्रॉब्लम आ रही है। अल्पसंख्यक को निर्धारित करने का क्या आधार होना चाहिए? पहला, ज्योग्राफिकल, भौगोलिक। व्हाट इज बेस टू डिफाइन द माइनॉरिटीज? अल्पसंख्यक के निर्धारण का आधार क्या होना चाहिए? ज्योग्राफिकल होना चाहिए। दूसरा, यह होना चाहिए संख्या, न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ। या न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ होना चाहिए, तब तो हम माइनॉरिटीज को तय कर पाए। या इकोनॉमिक स्टेटस, आर्थिक आधार भी होना चाहिए। आर्थिक परिस्थिति या हमारे पास कुछ इकोनॉमिक स्टेटस होना चाहिए, तभी तो बात बनेगी। तो व्हाट इज बेस, हाउ वी कैन डिफाइन द माइनॉरिटीज? तो माइनॉरिटीज को हम डिफाइन कैसे कर सकते हैं? भाई ये आधार है। अब देखो, जो वेदर इज ज्योग्राफिकल, न्यूमेरिकल और इकोनॉमिक बेस पे, तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, हमारे लॉ में ऐसा कोई बेस नहीं दिया गया, इसे डिस्प्यूट होता है। बट व्हाट वी आर प्रेज्यूमिंग, जो प्रेज्यूम हम कर रहे हैं, उसमें क्या दिख रहा है कि धार्मिक आधार पर अखिल भारतीय रूप में अल्पसंख्यक निर्धारित किए जाते हैं। धार्मिक अल्पसंख्यक पूरे भारत के लिए एक जैसे होते हैं। रिलीजियस माइनॉरिटीज आर डिफाइंड ऑन द ऑल इंडिया बेसिस, हमने कई बार बता दिया। धार्मिक अल्पसंख्यक पूरे भारत के स्तर पर निर्धारित होते हैं। अब सवाल है, अगर धार्मिक अल्पसंख्यक पूरे भारत पर निर्धारित होते हैं, तो न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ का मतलब है कि जो भी 50% से नीचे होगा, लेस देन 50%, वही तो अल्पसंख्यक है। तो लेस देन 50% का मतलब क्या होता है? 40% भी हो सकता है, 20 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है, और 2% भी हो सकता है। ये डिफाइन ही नहीं है। और इसलिए ये भी डिस्प्यूट का पार्ट हो सकता है कि आखिर में, ये भी डिस्प्यूट का पार्ट हो सकता है कि क्या भाई आखिर में किसी की पॉपुलेशन 10-20% हो जाए तो भी वो अल्पसंख्यक है, और किसी की पॉपुलेशन 2% है तो भी माइनॉरिटीज है। यहाँ पे डिस्प्यूट है क्या? देयर शुड बी सर्टेन न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ। कोई ना कोई ऐसा आधार होना चाहिए कि संख्या के आधार पर तय कर लें, तो जो संख्या में कम है वो अल्पसंख्यक। लेकिन संख्या में कम का मतलब कितना? संख्या में कम का मतलब कितना? 50% से कम, लेस देन 50%। अब लेस देन 50% का मतलब 49 से लेके 1% तक होता है। कितना माने हम? ये हमारे तय नहीं है। और दूसरी बात है इकोनॉमिक स्टेटस। देखो, ये बात अगर कही जाए तो कहा भी जाता है कि वाइल डिफाइनिंग द माइनॉरिटीज, हमारे यहाँ जैन रिलीजन के लोग हमेशा संख्या में कम रहे हैं, लेकिन जैन धर्म को अल्पसंख्यक का दर्जा बाद में दिया गया। इसलिए यूनाइटेड नेशन, संयुक्त राष्ट्र संघ, ये बात कहता है अल्पसंख्यकों को निर्धारण करने में इकोनॉमी इज ऑल्सो बेस। इकोनॉमी भी तो एक बेस हो सकती है। इसलिए जैनिज्म, जैन के धर्मावलंबी, जो जैन धर्मावलंबी इकोनॉमिक रूप में प्रॉस्पेरस है, इसलिए उन्हें इकोनॉमिक माइनॉरिटी का स्टेटस नहीं दिया गया। लेकिन बाद में कह दिया गया नहीं नहीं भाई, इसका मतलब है माइनॉरिटीज का मतलब होता है कल्चरल राइट्स, नॉट ओनली इकोनॉमिक स्टेटस। कल्चरल राइट्स, सांस्कृतिक अधिकार माइनॉरिटी के लिए ज़्यादा है, न कि आर्थिक स्थिति। क्यों? क्योंकि अगर आर्थिक स्थिति ही माइनॉरिटीज़ को तय करने का बेस हो जाए,
तो क्या होगा अमेरिका में? अमेरिका में जो गए हुए भारत के लोग हैं उनकी तो पर कैपिटा इनकम अमेरिकन से 3 गुनी है। आप जरा सोच के देखो, अमेरिका में जो गए हैं इंडियन, जो लगभग 40 लैक्स हैं, उनकी तो इनकम अमेरिकन से ज़्यादा है। तो इसका मतलब फिर तो उन्हें कोई सांस्कृतिक अधिकार मिलना ही नहीं चाहिए। ये डिस्प्यूट आता है। इसलिए कहा भी जाता है कि माइनॉरिटीज़ को हम ये आधार पर डिनाई नहीं कर सकते कि भाई आप तो अमीर लोग हो। अमीर लोग तो हैं, सरदार सिख समुदाय के लोग जो पंजाब से गए कनाडा, बड़े अमीर हैं, फिर भी उन्हें चाहिए पंजाबी भाषा में स्कूल चाहिए। क्योंकि दोस्तों गुरु ग्रंथ साहिब केवल पंजाबी भाषा में लिखा गया है, उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन नहीं है। और आप याद रखना, जो व्यक्ति लैंग्वेज भूलेगा वो अपना कल्चर भूल जाएगा। व्यक्ति लैंग्वेज भूला कि कल्चर भूल जाएगा। अब किसी बच्चे ने कहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन इंग्लिश के बारे में क्या लिखा है सर प्लीज़। कॉन्स्टिट्यूशन में इंग्लिश के बारे में ये बात लिखा है कि इंग्लिश शैल बी एन एसोसिएट लैंग्वेज फॉर 15 ईयर्स, यानी 15 साल तक अस्थायी रूप में अंग्रेजी भाषा सहायक आधिकारिक भाषा के रूप में काम करेगी। और ये बात इसलिए लिख दी गई कि 15 साल में जो गैर हिंदी भाषी हैं वो भी थोड़ा इंग्लिश सीख जाएंगे, तो या हिंदी सीख जाएंगे, तब उन्हें उतना इसे मौका दिया गया। तो देखो डेमोक्रेसी में यही बात है, डेमोक्रेसी में वी कांट इम्पोज एनीथिंग ओवर कम्युनिटी। भाई किसी के ऊपर जबरदस्ती थोड़ा लागू कर सकते हैं। यही तो डेमोक्रेटिक नॉन डेमोक्रेटिक देश का फर्क है। हम नॉर्थ कोरिया नहीं है, हम चाइना है। तो ये डिस्प्यूट पहला है कि आखिर में माइनॉरिटीज को संख्या के आधार पर तय करें, ये क्लियर नहीं है। अगर रिलीजियस माइनॉरिटीज ऑल इंडिया बेसिस पे हैं तो लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज राज्य के आधार पर क्यों है, यहाँ डिस्क्रिपेंसी है। भाषाई अल्पसंख्यक ऑन द बेसिस ऑफ स्टेट क्यों है, राज्य के आधार पर है, यहाँ भी डिस्क्रिपेंसी है। अल्पसंख्यक कल्चर के बेस पर है या आर्थिक स्टेटस के बेस पे हैं, ये तीनों चीजें हमारे यहाँ कहीं पर डिफाइन नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है EMI फाउंडेशन केस में, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ये भी नहीं क्लियर कर पाया कि भाई राज्य के आधार पर धार्मिक अल्पसंख्यक क्यों नहीं होने चाहिए। और ये भी बच्चे बोल रहे सर अभी भारत और इंडिया का डिस्कशन क्यों हो रहा है। अरे मेरे बच्चे, बस वही है। देखो हमेशा एक कल्चर का झगड़ा होता है, परसेप्शन झगड़ा। एक है मतलब कि इंडिया का मतलब, देखो इंडिया का मतलब है जो आधुनिक सोच वाले लोग हैं, उदारवादी लोग हैं, उनके लिए इंडिया चाहिए। लेकिन भारत की बात कौन करता है? जो कल्चर की बात करते हैं, संस्कृति की बात करते हैं, भारत की परंपराओं की बात करते हैं। तो भारत नामक बच्चा कहाँ पैदा हुआ? आधुनिक अंग्रेजी शिक्षा से, आधुनिक वातावरण से, या भारत की परंपराओं कल्चर से? इसी बात पर स्वाभाविक तौर पर मतभेद आता रहता है। और वो आधा लोकतंत्र में ऐसा होता भी रहता है। तो साउथ वालों को हिंदी नहीं आती तो डिस्प्यूट तो करेंगे ही। अरे बच्चे देखो, ऐसा नहीं है कि, अब जरा सोच के देखो, ऐसा आरोप हम नहीं लगा सकते क्योंकि मुझे तो दुनिया की हो सकता है 100 भाषाएं आती हो। तो ये मतलब कोई बेस नहीं है कि कोई विरोध कर रहा है। डेमोक्रेसी में सबके राइट होने चाहिए। क्योंकि अब हम आगे चल के संघवाद में देखेंगे दोस्तों, प्रधानमंत्री भी यूपी का होगा, वित्त आयोग का पैसा भी ज़्यादा यूपी को मिलेगा, और लैंग्वेज भी यूपी की हो। आपको लगता नहीं कि भाई देखो, इसलिए कहा था लोग, डेमोक्रेसी इज नॉट मेजोरिटेरियनिज्म, लोकतंत्र बहुमतवाद नहीं है। यहाँ हर व्यक्ति बात सुनना है बच्चों। यही लोकतंत्र खास बात है कि मेजोरिटी के बल पर हम माइनॉरिटी के ऊपर कोई चीज़ थोप नहीं सकते। अब लेकिन दूसरी बात है, ये तो विवाद है, और जहाँ विवाद होता है, अब आप कहोगे सर ये बताओ, ये माइनॉरिटी की पूरी लड़ाई होती ही क्यों है? तो हमारे यहाँ देयर इज़ अ माइनॉरिटी कमीशन, अल्पसंख्यक कमीशन है, अल्पसंख्यक मंत्रालय है। अल्पसंख्यकों को तमाम स्कॉलरशिप मिलती है, सुविधाएं मिलती हैं, लोन मिलते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बड़े सारे असिस्टेंस अल्पसंख्यकों को जाते हैं। अब किसी बच्चे ने पूछा इकोनॉमिक और कल्चर में डिस्प्यूट किया है क्या, कैसे? अब भाई मान लो कोई अमीर आदमी हो गया तो उसकी संख्या 1 है 2 है, उतना भाई पारसी टाटा, अगर सोच के देखो पारसी टाटा समुदाय, जो पारसी समुदाय से टाटा है, तो क्या पारसी समुदाय को अल्पसंख्यक न माना जाए? तो यहाँ उत्तर माना जाएगा, क्योंकि अल्पसंख्यक का मतलब क्या है? लैंग्वेज, कल्चर, धर्म, इससे अल्पसंख्यक होगा। अब दूसरी बात, अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था क्या है? व्हाट इज अ माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन? अब दूसरी बात हम देखें
जो आर्टिकल 30 में लिखा गया है कि व्हाट इज अ, क्योंकि अगर हमें कल्चर बढ़ाना है, धर्म बढ़ाएं, तो आप जानते हो शैक्षणिक संस्था का बड़ा रोल है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का बड़ा इसमें रोल है। क्योंकि सच मानो हम एजुकेशन के बिना कौन सा लैंग्वेज बनाएंगे, एजुकेशन के बिना कौन सा धर्म करेंगे। तो कैसे होता है। और अभी सच मानो जब से नाटू नाटू का सॉन्ग आया है तो जरा सोच के देखो, अब तो दक्षिण भारत की फिल्में हिंदी में खूब हिट हुई। तो पूरा दक्षिण उत्तर का झगड़ा तो पॉलिटिशियन पैदा करते हैं, लोगों के बीच कभी झगड़ा था ही नहीं। अरे मेरे बच्चों, दक्षिण भारत के लोग वाराणसी में आते हैं गंगा नहाने, और उत्तर भारत के लोग जाते हैं कन्याकुमारी। तो भारत में तो एक सांस्कृतिक एकता शुरू से रही है कि झगड़ा पॉलिटिक्स में करते हैं, क्योंकि डीएमके एआईडीएम को चुनाव जीतना है, कोई ना कोई मुद्दा उठाएगा। ओवैसी चुनाव जीतना है तो वो मुद्दा उठाएंगे, बीजेपी का चुनाव जीतना है वो मुद्दा उठाएगा, पॉलिटिक्स से ही। इसलिए झगड़ा लोगों के बीच का नहीं है बच्चों, झगड़ा तो ये पॉलिटिशियन पैदा करते हैं। पॉलिटिशियन को जहां आग न लग रही हो, बस पॉलिटिशियन को बुला लो, बिना पेट्रोल की आग लगा देगा। अब देखो, व्हाट इज अ माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन, अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था क्या है, और उन्हें क्या राइट्स हैं। what are the definition of minority educational institution। वैसे कई बार आजकल तो नए नए कल्चर आ रहे हैं कि क्या जल किट्टू पे सांडों को दौड़ाना क्या वाकई ये कल्चर की पार्ट है। कई बार इस पे सब बहस होता रहता है। लेकिन माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन कौन है, विच इज एस्टेब्लिश बाई माइनॉरिटी, जो अल्पसंख्यक द्वारा स्थापित हो। व्हाट इज माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, विच इज एस्टेब्लिश बाई माइनॉरिटी कम्युनिटी। ये बात बहुत ध्यान रखने की है। यानी किसी इंस्टीट्यूशन में लोग पढ़ते कितने हैं इस बात से तय नहीं होता। अगर किसी इंस्टीट्यूशन को पार्लियामेंट्री एक्ट से बनाया गया है या कानून से बनाया गया है, दैट शैल नॉट बी ट्रीटेड एज अ माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन। माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन का मतलब माइनॉरिटी कम्युनिटी के द्वारा स्टेब्लिश हो, जैसे सेंट स्टीफन, दिल्ली का सेंट स्टीफन, दैट इज अ माइनॉरिटी। क्योंकि माइनॉरिटी कम्युनिटी ने इसे बनाया है, कौन यहाँ पढ़ रहा है दैट इज नॉट अ क्राइटेरिया। कहाँ है ये क्राइटेरिया नहीं है, पहली बात। और दूसरी बात है, ये माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन किसके लिए है, केवल धर्म के लिए, कल्चर के लिए नहीं। जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन होगी, जो शैक्षणिक संस्था होगी, जो शैक्षणिक संस्था है, जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, वो किसी की भी शिक्षा दे सकती है। वो इंजीनियरिंग की भी हो सकती है, वो मेडिकल साइंस की भी हो सकती है, और वो लिंग्विस्टिक की भी हो सकती है, भाषा के भी, यानी वो भाषाई अध्ययन की भी हो सकती है। यानी आप ये नहीं कहोगे कि माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का मतलब केवल लैंग्वेज वाली इंस्टीट्यूशन, केवल कल्चर वाली एजुकेशन, मेडिकल साइंस, इंजीनियरिंग, ये सब माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के अंतर्गत आएंगी। और दूसरी बात है कि अगर ये माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का मतलब है, तो इसे देखो डिस्प्यूट होता है। हमारे यहाँ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, दैट इज स्टैब्लिश बाय पार्लियामेंट्री एक्ट। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का तो स्वाभाविक रूप में पार्लियामेंट्री एक्ट ने ये डिसाइड किया है। अब जो पार्लियामेंट्री एक्ट से बने इंस्टीट्यूशन है वो माइनॉरिटी कैसे होगी, टेक्निकली ये माइनॉरिटी नहीं हो सकती। तो ये अपने आप में डिस्प्यूट चलते रहते हैं, लेकिन पॉलिटिक्स का मामला कुछ और ही चलता रहता है। और सच मानो अदरवाइज माइनॉरिटी एजुकेशन हो, मेजॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन हो, उसमें क्या फ़र्क पड़ना चाहिए। लेकिन इंदिरा गांधी ने तो अमेंडमेंट से ये भी करवा दिया था कि माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का अगर कोई लैंड हम एक्वायर करेंगे तो उसको मार्केट रेट पे कंपनसेशन देंगे, जो राइट टू प्रॉपर्टी में, और भी आपको बता देंगे। तो मेडिकल के नीचे क्या लिखा है, मेडिकल नीचे भाषाई, मेडिकल का मतलब है भाषाई अध्ययन केंद्र। ये भी माइनॉरिटी माइनॉरिटी के अंतर्गत मेडिकल का भी स्थापना हो सकती है, भाषाई अध्ययन केंद्र भी बन सकता है, इंजीनियरिंग की पढ़ाई भी हो सकती है, सब चीज़ है। अब दूसरी बात है कि माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को तीसरा क्या लिखे हैं, भाषाई अध्ययन,
लिंग्विस्टिक, लैंग्वेज से बना है लिंग्विस्टिक। मेडिकल साइंस, ये मेडिकल साइंस का मतलब है कि स्वास्थ्य विज्ञान। अब इनको कितना अधिकार है, ये TMI पाई फाउंडेशन केस ने कहा कि माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को कितना राइट है, यानी क्या मेजॉरिटी इंस्टीट्यूशन से अलग है, क्या मेजॉरिटी इंस्टीट्यूशन से अलग है। तो अब देखोगे माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन कितने अधिकार है कि व्हाट आर द राइट्स फॉर माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। तो राइट्स कितने हैं इनके, तो पहला, किसी भी संस्था की फीस तय करना, डिटरमाइनिंग फीस। फीस निर्धारित करना, यानी इन इंस्टीट्यूशन के अधिकार क्या है और कहाँ पे, क्या स्टेट का इंटरफेरेंस होगा, क्या माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन में किसी प्रकार का स्टेट इंटरफेरेंस होगा, यानी स्टेट का मतलब CBSE UGC, क्या माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन CBSE UGC को मानेंगे या नहीं मानेंगे। तो पहला, फीस निर्धारित करते हैं, दे आर हैविंग राइट टू डिटरमाइन अबाउट द फी, पहली बात। दूसरा, छात्रों की संख्या, छात्रों की मात्रा, यानी 30% स्टूडेंट, 40% स्टूडेंट, सारे ये भी तय करेंगे। फिर तीसरा, प्रबंध, ये भी तय करेंगे। फिर चौथा, कर्मचारियों शिक्षकों की नियुक्ति, ये भी तय करेंगे। मान लो कोई माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है तो वो अपनी कम्युनिटी से कर्मचारी शिक्षकों की नियुक्ति कर सकता है, तो अपनी कम्युनिटी से वो कर्मचारियों शिक्षकों की नियुक्ति कर सकता है, क्योंकि माइनॉरिटी जो राइट्स होता है वो, मान लो कि अब कोई ईसाई संस्था है तो वो टीचर्स ईसाइयों को ले सकती है, कोई मुस्लिम संस्था है तो मुस्लिम टीचर्स को ले सकती है, कर्मचारियों को ले सकती है। अब कितने परसेंट माइनॉरिटी एजुकेशन स्टूडेंट को लिया जाए, मान लो कि छात्रों की संख्या 10%, 20%, 30% ले सकती है, ये उस इंस्टीट्यूशन पे ही तय होगा, इस भी निर्धारित कर सकती है। लेकिन कहाँ पे स्टेट का इंटरफेरेंस होगा, ये सारे मामले डिसाइड किसके द्वारा किए गए, TMA पाई फाउंडेशन के द्वारा, TMA पाई फाउंडेशन के द्वारा। आपको सर ये बताओ, माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में क्या क्या रिजर्वेशन होंगे, SC ST के रिजर्वेशन होंगे, OBC के रिजर्वेशन होंगे। तो सवाल ये है, ये रिजर्वेशन नहीं होंगे। माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में रिजर्वेशन देना न देना इनकी जिम्मेदारी है। आपने देखा होगा, ये बात मैंने आर्टिकल 15 क्लॉज 4 पढ़ते समय भी आपको बताई थी। बी क्या लिखा, छात्रों की मात्रा, बच्चों छात्रों की संख्या कितनी होगी, 10% ले, 20% ले, 30% ले, माइनॉरिटी से और बाकी मेजोरिटी से, क्योंकि एक इंस्टीट्यूशन में हो सकता है मेजोरिटी कम्युनिटी के लोग भी आए, माइनॉरिटी कम्युनिटी के लोग भी आए, अभी तो बात बनेगी। लेकिन कहाँ पे राज्य का नियंत्रण होगा, माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में, वेयर स्टेट कैन कंट्रोल। राज्य के नियंत्रण का मतलब है CBSE UGC। कहाँ राज्य का नियंत्रण होगा, पहला, अकादमिक सत्र को लेकर, और डिटरमाइनिंग द एकेडमिक सेशन, फिर उसके बाद क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, शिक्षा की गुणवत्ता, शिक्षा की गुणवत्ता का निर्धारण भी राज्य करेगा। क्वालिटी ऑफ एजुकेशन यहाँ पे, और शिक्षकों की योग्यता, क्वालिफिकेशन ऑफ टीचर्स, इसका मतलब है माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के भी राइट एब्सोल्यूट नहीं है, जो आर्टिकल 30 में लिखे गए वो भी एब्सोल्यूट नहीं है। इसका मतलब है वो फिर CBSE UGC का इंटरफेरेंस हुआ। क्यों, क्योंकि अब देखोगे अकादमिक सत्र का मतलब है कब से सेशन चलेगा, जुलाई से दिसंबर से, यहाँ पे UGC की बात माननी पड़ेगी। फिर यह है क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, यानी अगर जो B.Ed होगा उसी को आप पढ़ाने को ले रखोगे, जो NET JRF होगा वही यूनिवर्सिटी में पढ़ाएगा, यहाँ भी ध्यान रखना पड़ेगा, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन। और फिर शिक्षकों की योग्यता, अब ये नहीं कि कोई PhD नहीं है उसको आपने कॉलेज में रख दिया, ऐसा भी नहीं हो पाएगा। इसका मतलब है देखो, राज्य का, स्टेट का मूल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है,
क्वालिटी एजुकेशन, क्वालिटी एजुकेशन। और इसलिए क्वालिटी एजुकेशन के लिए इसलिए आप देखते हो कई लोग कॉलेज जब खोलते हैं रिकग्नाइज करते हैं कॉलेज को, कॉलेज की मान्यता लेने का प्रयास करते हैं, तो उसमें ये पूछा जाता है कि आपके पास कितना ज़मीन है। अगर 2 कमरे में आप कॉलेज नहीं खोल सकते, गवर्नमेंट मान्यता ही नहीं देगी। 2 कमरे में कॉलेज खोल लिया तो बच्चों को कहाँ खेलने को रहेगा, ये बिल्कुल नहीं हो पाएगा। और अकादमिक सत्र का मतलब एकेडमिक सेशन जो आपका जून से चलता है, कहीं अप्रैल से चलेगा, यानी जब एग्ज़ाम होने के बाद नई क्लासेस शुरू होती है तो वही तो एकेडमिक सेशन है, यही तो अकादमिक सत्र है। कि जब एक क्लास खत्म होती है दूसरी क्लास में आप जाते हैं तो जुलाई से फिर से क्लासेस चलती हैं, अप्रैल से क्लासेस चलती हैं। ये है माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के राइट, माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के राइट, यानी हमारे माइनॉरिटीज़ के भी राइट है। आप पूछोगे सर ये बताओ मेजॉरिटी कोई आदमी ऐसा इंस्टीट्यूशन नहीं बना सकता है? बिल्कुल बना सकता है, क्योंकि उसे भी राइट है आर्टिकल 19 में व्यवसाय करने का। राइट टू प्रोफेशन, राइट टू प्रोफेशन सभी के साथ है, यानी व्यवसाय का अधिकार तो सभी के साथ है, तो कोई भी व्यक्ति ऐसे काम कर सकता है वो। तो ऐसा नहीं कि मेजॉरिटी को मना किया गया है और स्वाभाविक तौर पर और राज्य किसी बच्चे में सारा मेजॉरिटी संस्थान खुल जाएगा। अरे मेरे बच्चों आजकल ज़्यादातर संस्थान तो मेजॉरिटी ही हैं। और माइनॉरिटी क्यों रखा गया है? क्योंकि माइनॉरिटी अगर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन नहीं खोल पाएंगे तो अपनी कल्चर नहीं बचा पाएंगे। और सच मानो एजुकेशन देना तो अच्छा काम है। अरे शिक्षा गंगा से आए या बोलगा से आए, एजुकेशन इज ऑलवेज गुड। कहीं से आ जाए या टेम से आ जाए शिक्षा, उससे क्या फ़र्क पड़ता है। और शिक्षा ही तो मानव जीवन को बदलने का आधार है। और उसमें कोई भी एडमिशन ले सकता है, बिल्कुल एडमिशन ले सकता है, लेकिन संख्या तय कर देगा एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। कि मान लो कि माइनॉरिटी की संख्या हो सकता है कहीं 10 हो कहीं 20 हो, वो जगह और एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के बेस पे तय होगा। जगह एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के बेस पे ये बात तय होगी। इसीलिए अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थाओं में रिजर्वेशन लागू नहीं होता, क्योंकि इनके अल्पसंख्यक में पहले से रिजर्वेशन लागू है। हाँ, दिल्ली के सेंट स्टीफन में बड़ा विवाद आया, क्योंकि सेंट स्टीफन कॉलेज में क्या हुआ कि जो फादर वॉल्सन थम्पू, डीन ऑफ स्टूडेंट वेलफेयर, दिल्ली यूनिवर्सिटी का रूल है कि नोबडी कैन बी अपॉइंटेड एज ए डीन ऑफ स्टूडेंट वेलफेयर इफ ही और सी इज नॉट हैविंग द पीएचडी डिग्री। तो जिसके पास पीएचडी की डिग्री नहीं है वो डीन ऑफ वेलफेयर स्टूडेंट नहीं बनेगा। फादर वॉल्सन थम्पू को बना दिया गया है, मामला कोर्ट में है। लेकिन दिल्ली यूनिवर्सिटी का सेंट स्टीफन कॉलेज आज भी अपना एंट्रेंस लेता है, सब इंटरव्यू लेगा। पूरे दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए केवल CTUT का एंट्रेंस मार्क्स है, वहाँ इंटरव्यू भी लेता है, क्योंकि वो अपने माइनॉरिटी कम्युनिटी के लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा ले सके। ये है दोस्तों आर्टिकल 29-30। और एक आपको अनाउंसमेंट कर दें, अब मेरी अगली क्लास सैटरडे संडे को रहेगी, क्योंकि ऑफलाइन क्लास एक शुरू हो गई है, तो ऑफलाइन भी क्लास में हमें जाना है, इसलिए हमारी क्लास ये आपकी ऑनलाइन चलती रहेगी सैटरडे संडे को। तो सैटरडे संडे को थोड़ा बढ़ा देंगे और हम सिलेबस जल्दी पूरा कर देंगे। डोंट वरी, फंडामेंटल राइट के बाद ये जो बड़ा टॉपिक है, इसमें आर्टिकल की बात ज़्यादा करनी पड़ती है, अदरवाइज उसके बाद आर्टिकल की बात कम से कम होगी, कॉन्सेप्ट बात ज़्यादा होगी। तो अब कोई सवाल पूछना है कि बच्चों आज के लिए इतना ही, फिर तो अगली बार मिलेंगे सैटरडे को 3 o'clock 3 बजे से। थैंक्स लॉट बच्चों।